एक बार फिर से क्या क्या था हमने प्रीवियस उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो थे उनको हमने पढ़ा था। ओके, और हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोला कि जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं या हम कोई भी मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमें तीन चीजों के बारे में बताती है। नंबर वन, एनर्जी लेवल डायग्राम, कि किस तरह से हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जा रहे हैं। ओके, नंबर टू, वो एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसके लिए हम वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं जो कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल अप करने के लिए फॉलो करते हैं। कौन कौन से थे वो रूल्स? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बॉब प्रिंसिपल एंड हैंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नंबर थ्री, जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं वो हमें बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं और हमने पढ़ा था कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स स्टेबल होंगे, जिनका जीरो होगा वो भी अनस्टेबल और जिनका नेगेटिव होगा वो भी अनस्टेबल। ठीक है, और फिर हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ा था डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायमैग्नेटिक जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है और एक पैरामैग्नेटिक जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है ना। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वी हैव टू कंपेयर द स्टडीज ऑफ O2 जिसको हम ऑक्सीजन बुलाते हैं या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बुलाते हैं। O2 पॉजिटिव इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन। अब पॉजिटिव यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? पॉजिटिव ये सिग्निफाई कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो किसी भी ऑक्सीजन में हम एक इलेक्ट्रॉन कम शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। एंड पेरोक्साइड आयन जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन में ज्यादा दिखाना है, राइट। अब इसके बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन सारे जो ऑक्सीजन की जितनी भी स्पीशीज हैं कैसे इनका बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा। बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा तो वो इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट डालता है, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट डालता है और बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट डालता है, वो सब कुछ हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉकिंग ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब 1s2 का मतलब हम ऑलरेडी उसको शो नहीं करते, के लिख देंगे। 2s जब हम शो कर रहे हैं देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर 2p4 का मतलब 1 2 3 हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सिंगली फिल करेंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 एंड देन पेयरिंग। सो इन टोटल हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करने हैं इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो लेट्स फिल अप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगता है कि पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly filled. Let's calculate. Okay, let's first write down the electronic configuration. KK आ गई या KK डैश लिख लो। सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 राइट, फिर सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। ठीक है,
और फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, नंबर इन बॉन्डिंग माइनस नंबर इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 8 minus 4 that is equal to 2. ठीक है, so therefore oxygen that has a double bond, right? फिर magnetic character, we see that यहाँ पे दो unpaired electrons है ना, unpaired electrons. So because of presence of these unpaired electrons, oxygen is paramagnetic in nature, right? Generally एक हम concept इसमें लेते हैं कि mostly all those species जिनके पास even number of electrons होते हैं वो diamagnetic होते हैं, और जिनके पास odd number of electrons होते हैं वो paramagnetic होते हैं। पर सिर्फ oxygen एक exception है जिसके पास even number of electrons है। O2 के पास कितने electrons हो गए total? outermost में 4 and 2 6, 6 plus 6 is 12 हो गए ना, so 12 is an even number according to the concept। ये diamagnetic होना चाहिए, but क्योंकि इसका arrangement जो है molecular orbital theory के accordingly वो इस तरह से placed है, therefore oxygen although उसके पास even number of electrons है still it is paramagnetic। बाकी जितने भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास भी होंगे वो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 into 2 14, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक, वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अगर सपोज हम हेटेरोजीनियस वो लेते हैं मॉलिक्यूल जिसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 8 14, राइट? तो ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? राइट? अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। इज इट क्लियर? ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने इसको कैरेक्टराइजेशन दे दी, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देन वी गो ऑन टू O2 पॉजिटिव। यहीं पे चेंजेस करते हैं हम। O2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगी तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन हटेगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक आएगी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। ओके, सो वी गो ऑन टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जब हम इसका देखते हैं, नंबर इन बॉन्डिंग माइनस नंबर इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने सेम रहेंगे जितने उसके पास थे 8, पर एंटी बॉन्डिंग में एक कम हो गया है, वी हैव ओनली 3। 2.5, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है ना इसके पास, सो दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव।
अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया, ये भी वापस आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एक इलेक्ट्रॉन हम इस वाले ऑर्बिटल में ज्यादा ड्रॉ कर देते हैं। सो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग माइनस नंबर इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। बॉन्डिंग में अब कितने हैं, बॉन्डिंग में तो चेंज नहीं होंगे कुछ भी, पर एंटी बॉन्डिंग में 5 हो गए, अब 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 8 माइनस 5 1.5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके पास, सो पैरामैग्नेटिक। फिर पेरोक्साइड आए, O2 2 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे ज्यादा कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू बी बॉन्ड ऑर्डर नाउ, नंबर इन बॉन्डिंग माइनस नंबर इन एंटी बॉन्डिंग divided by 2, bonding is not going to change, but anti bonding में अब 6 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, so 8 minus 6 divided by 2 1, right। अब इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, so पेरोक्साइड आयन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। राइट, अब जब आप इन सबको कंपैरिजन कर रहे हो इसका, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 2, O2 पॉजिटिव का 2.5, O2 नेगेटिव का 1.5 एंड O2 2 नेगेटिव का 1। सो हम अब इसी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या चीजें बता रहा है यहाँ पे, व्हाट ऑल हैव वी लर्न्ड। फर्स्ट, आप इसको हेडिंग दे सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर या रिजल्ट्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो फर्स्ट रिजल्ट बॉन्ड ऑर्डर का हम क्या बोल रहे हैं, मोर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, more is the stability, ठीक है। more the bond order, more the value of bond order, more is the stability. Based upon this हम इसको stability इसकी बताते हैं। सबसे ज्यादा bond order किसका है, O2 पॉजिटिव, सो हम बोलेंगे कि O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, राइट। उससे कम किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन उससे कम स्टेबल, उससे कम 1.5 किसका है, O2 नेगेटिव, ठीक है। और सबसे कम किसका है, O2 2 नेगेटिव। तो मोर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी। सो ऑक्सीजन की जितनी भी हमने स्पीशीज करी उसमें सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव स्टेबल, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 2 नेगेटिव, ठीक है। अब हमें ये पता है, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो बॉन्ड ऑर्डर सेम फिर यही फॉलो करेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आई, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। नंबर 3, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ।
shorter the bond length. So अब इसमें सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2 पॉजिटिव की, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। सो O2 पॉजिटिव की सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, उससे बड़ी O2, उससे बड़ी O2 नेगेटिव और सबसे बड़ी O2 2 नेगेटिव। सो ये तीन चीजें हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चल रही है, राइट? और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर किससे पता चलेगा? बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो हमने देखा था कि O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। फिर उसके बाद O2 नेगेटिव के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और O2 पॉजिटिव के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सेम। और O2 2 नेगेटिव क्या है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ये एक शॉर्टकट बताया है कि अगर किसी भी 2 स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, राइट? सो उसके बेसिस पे हम एक सीरीज लेते हैं या 2-3 स्पीशीज लेते हैं और देखते हैं कि क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है कि नहीं है, राइट? मैंने लिया एक, हमने जैसे लिया था अभी नाइट्रोजन, एक हमने ले लिया CO, एक हमने ले लिया NO, एक हम ले लेते हैं O2, ठीक है? अब इसमें से हमें बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 और इसमें कितने हैं? 14 क्यों है? 15 है। नाइट्रोजन में 7 और 8 15 और इसमें कितने हैं? 16। सो किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमें क्या बताती है? इट इज टेलिंग अस अबाउट how the molecules they are bonded together, कितने उसके अंदर bonds होंगे, क्या उसका magnetic character होगा, ठीक है? The last kind of bond which we are going to do today, that is the hydrogen bond. अभी तक हमने कौन-कौन से bond करे? कोवलेंट करा था, आयनिक करा और कोऑर्डिनेट करा, 3 तरह के bonds कर लिए थे, ठीक है? So आज last kind of जो bond करेंगे हम, that is the hydrogen bond. Hydrogen bond. What is a hydrogen bond? Hydrogen bond is a weaker bond. It is a weaker bond than even covalent. Than covalent bond. सबसे strong bond कौन सा है? Ionic. Ionic bond is the strongest bond. और hydrogen bond is a weak bond which is formed between hydrogen and a highly electronegative element, ठीक है? It is a bond which is formed between hydrogen and highly electronegative element. Now why does the formation of such a bond take place? होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है? अब क्या होगा कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर
स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब ये जो फ्लोरीन है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें टेंडेंसी रहती है कि वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। ऑपोजिट चार्जेस हमें पता है कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक वीक सा बॉन्ड बन जाता है दो मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ये जो बॉन्ड है जो हम डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट के साथ भी हो जाएगा, and this process can keep on going. So this is what a hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond को हम कैसे करेंगे? It is the define कैसे करते हैं? It is the attractive force. लिख लो, it is the attractive force which binds hydrogen, which binds hydrogen of one atom, of one molecule, hydrogen atom of one molecule with electronegative element of another molecule, electronegative element of another molecule, ठीक है। So we have already said that hydrogen bond, that is a weaker bond than covalent bond, right? Conditions क्या है for the formation of hydrogen bond? What are the conditions necessary? Number one, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल इज मस्ट। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। देन नंबर टू, प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है। देन नंबर थ्री, द साइज ऑफ electronegative element should be small. Size of electronegative element that should be small. ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो तरह का होता है। Let's see कौन कौन सी तरह का है हाइड्रोजन बॉन्ड। Number one, we are saying that hydrogen bond is of two types. One which is known as intermolecular hydrogen bond. इंटर का मतलब क्या हुआ? बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एंड इंट्रा
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपके इंटर स्कूल चैंपियनशिप्स होते हैं तो उसमें सारे पूरी जितना भी टाउन में जितने भी स्कूल्स होंगे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज इंटर स्कूल। और जो आपके स्कूल में हाउसेस के बीच में या क्लासेस के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो आपके स्कूल में ही हो रहे हैं, सो दैट इज नोन एज इंट्रा स्कूल चैंपियनशिप्स। ठीक है, सो उसी तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हुए? इट इज बिटवीन hydrogen and electronegative element of the same molecule. Of the same molecule. ठीक है, सो जब बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है तो एग्जांपल हमने जैसे अभी दिया HF का एग्जांपल हम ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि HF में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इंट्रा में हम ले सकते हैं एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर हम कैसे शो करते हैं? तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, तो सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसी का एक और पार्ट होता है या आइसोमर बुला सकते हैं हम उसको, पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे ये आ गया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ये जो बॉन्डिंग हमारी हो रही है इस दोनों के बीच में, तो ये चेंज जो है ये बढ़ती चली जाती है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो उसको हम क्या बुलाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर सेम के बीच में हो रही है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड के? उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें क्या चेंजेस नजर आती है? उनमें क्या चेंजेस नजर आएंगी? नंबर 1, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट एज associated molecules। associated molecules का मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक एक बॉन्ड है तो वो एक एसोसिएशन शो करेगा। ओके, सो इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, राइट? देन नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ compounds having hydrogen bond are more। अब क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, पहले इनिशियली ये जो मॉलिक्यूल था अगर इसके बीच में बॉन्ड ना होता, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ना होता तो हमें टेम्परेचर चाहिए था इस इंडिविजुअल बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इसको तोड़ने के लिए या इसको तोड़ने के लिए, है ना?
अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो गई है तो बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, हमें ये बॉन्ड भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें HF, HCl, HBr और HI के बॉइलिंग पॉइंट्स को, ये सारे हेलोजन के हाइड्राइड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हेलोजेंस हैं और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसलिए ये हाइड्राइड्स हुए। ओके, सो इसमें हम बोलते हैं कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और फिर उसके बाद साइज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए, पर HF का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, देन नंबर 3, compounds having hydrogen bond generally exist in liquid state. ठीक है, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड को। ओके, जब हम वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड को करते हैं तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। अगर हम सेम ग्रुप लें, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सो इसको हम हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन और इसको हाइड्राइड ऑफ सल्फर बुला सकते हैं। जो वाटर है वो एग्जिस्ट करेगा एज लिक्विड, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू दिस, और H2S जो है वो एग्जिस्ट करेगी एज अ गैस। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के याद रखने हैं। अब इसमें एक जो आपको वो आता है क्वेश्चन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस। इसमें 2 क्वेश्चंस हमें आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस। क्यों वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस। 2 प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने देखा होगा कि जब भी आइस को पानी के अंदर डालेंगे तो वो फ्लोट करेगी। आइस तो सॉलिड है, उसको सिंक करना चाहिए, क्योंकि सॉलिड्स की जो डेंसिटीज है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, सो इट शुड सिंक। पर क्यों आइस सिंक नहीं करती? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आइस के स्ट्रक्चर को हॉलो बना देता है। हॉलो मतलब कि उसके अंदर एयर स्पेसेस फिल्ड होती है
इन एयर स्पेसेस की वजह से आइस लाइट हो जाती है, वेट कम हो जाता है और इसकी वजह से वो फ्लोट करती है, राइट। सो लेट्स सी कि स्ट्रक्चर आइस का कैसे है। स्ट्रक्चर आइस का हम बोलते हैं कि जब वाटर का हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो हर एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन्स के साथ लिंक्ड रहता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड और 2 नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन्स के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो एक ऑक्सीजन वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड है, 2 कोवलेंट एंड 2 हाइड्रोजन। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से या इसी स्ट्रक्चर की वजह से जब हम आइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब यहां देखो ये आ गया ऑक्सीजन, इसके साथ 2 बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है ये, तो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन की क्या कौन सी बॉन्डिंग आनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर इसका इस ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, राइट। फिर कोवलेंट बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो फर्दर 2 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वाला ऑक्सीजन फर्दर 2 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन लिंक्ड होने चाहिए, 2 कोवलेंट और 2 हाइड्रोजन। इस वाले ऑक्सीजन को देखो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन 2 कोवलेंट, इस वाले को देखो 2 हाइड्रोजन 2 कोवलेंट, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 कोवलेंट और ये वाला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 कोवलेंट। अगर इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर इसका आइस का या वाटर का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रक्चर करेक्ट है। अगर कहीं पे भी हम देखें कि ऑक्सीजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन लिंक करे हैं हमने तो स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। अब ये एक नेटवर्क बनाता रहता है इसी तरह का, जैसे हमने यहां पे देखा ये बीच में जो ये स्पेस आ गई, दिस इज एम्प्टी स्पेस, या हम इसे एयर स्पेस भी बुलाते हैं। इस एयर स्पेस की वजह से जो वाटर के स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह से आइस जो है वो लाइट हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स। सो आंसर इसका हम किस तरह से लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे हम कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू इट्स peculiar structure, due to its peculiar structure in which each oxygen is bonded to 4 hydrogens, 4 hydrogen atoms, ब्रैकेट में डाल देते हैं 2 कोवलेंट एंड 2 हाइड्रोजन, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। दिस क्रिएट्स hollow spaces which
makes ice lighter and hence it flows on water. ठीक है, समझ आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें आ सकता है, राइट? ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के ऊपर एक और क्वेश्चन हमें आता है कि व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. डिग्री नॉर्मलस बिहेवियर में भी आता है ना वाटर के, वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है? होता क्या है कि हमें पता है कि 0 डिग्री पे वाटर इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज आइस, है ना? आइस का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया, उसके अंदर हॉलो स्पेसेस है. अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया टू 1 डिग्री, टू 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन टू 4 डिग्री, तो क्या होता रहेगा? What will keep happening? Ice will keep changing into water. ठीक है, सो जब आइस वाटर में कन्वर्ट होने लगती है तो इसके इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं केज स्ट्रक्चर. ठीक है, जब टेम्परेचर राइज हुआ तो आइस का जो केज स्ट्रक्चर है वो टूटने लगेगा, राइट? सो हम उसे एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे कि उसका केज स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है या उसका केज स्ट्रक्चर टूटने लगता है. अब जब स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा तो व्हाट ऑब्वियस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या होगा? The hydrogen bonds will break. जब स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल हेवियर हो गया. ठीक है, अब 4 डिग्री तक ये प्रोसेस चलता रहता है. एक स्ट्रक्चर टूटा, कोलैप्स हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, मॉलिक्यूल्स पास आने लग गए, और जब मॉलिक्यूल्स पास हुए तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होने लग गई. अब 4 डिग्री के बाद क्या होगा? आफ्टर 4 डिग्री काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होने लग जाती है. ओके, सो 4 डिग्री के बाद जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे. हैव यू अंडरस्टूड? क्या हुआ था? 0 डिग्री में आइस था, केज स्ट्रक्चर था, केज स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लग गया जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, सॉरी मॉलिक्यूल्स जो है दे विल कम क्लोजर. ठीक है, सो एट 4 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल्स पास आ चुके हैं. जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो डेंसिटी को क्या होगा? Density will increase, right? Now after 4 degrees, अब जब हम 4 डिग्री से 5 डिग्री पे गए, फिर हम 6 डिग्री पे गए और टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया. So at this point, kinetic energy increases क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? Molecules go far apart. अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए हैं तो डेंसिटी डिक्रीजेस. Therefore अगर हम पूरा फ्लो चार्ट देखें तो हमें पता चल रहा है कि 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है. राइट? आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ये क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस।